Hello everyone. Today we are going to do our next topic, that is principles of scientific management. अभी तक हमने लास्ट वीडियो में क्या समझा था? What are the principles? These are the general and broad guidelines for decision making. Clear? And you should all know that who is the father of the scientific management, that is F.W. टेलर. तो बेसिकली होता क्या था कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं था, मतलब इंडस्ट्रीज इतने लेवल पे नहीं थी, तो उस टाइम पे जब भी कोई काम करता था, दे ट्राई टू डू द वर्क ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनल जजमेंट. मतलब काम करते थे, कुछ लोग सक्सेसफुल होते थे, कुछ लोग उनको क्या करते थे, उनके रूल्स को फॉलो करते थे कि जो सक्सेसफुल पर्सन है उन्होंने क्या किया. तो दे ट्राई टू रिलाई मोर ऑन द पर्सनल जजमेंट, और हम कह सकते हैं दिस वाज अ हिट एंड ट्रायल अप्रोच. एंड अगर हम इसको कहते हैं इस तरीके को कि जब लोग अपनी सोच के साथ काम करते हैं, दे ट्राई फॉर अ वंस की करके देखते हैं काम ऐसे होता है कि नहीं होता, तो दैट इज कॉल्ड द रूल ऑफ थंब. बट ज़रूरी तो नहीं है कि ये रूल ऑफ थंब हमेशा सक्सेसफुल हो. एक सिचुएशन में अगर कोई चीज़ सक्सेसफुल थी तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कि दूसरे टाइम पे भी वही चीज़ क्या हो, सक्सेसफुल हो. तो उस टाइम पे F.W. टेलर ने अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए थे, एंड दीज प्रिंसिपल्स आर वेरी मच सक्सेसफुल. और अगर हम देखते हैं कि जो साइंटिफिक सिचुएशंस होती है, जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के साथ कंसर्न होते हैं, तो ये जो प्रिंसिपल्स है, दीज प्रिंसिपल्स हेल्प अस अ लॉट. तो जब पहले प्रिंसिपल की बात करते हैं जो हमें टेलर ने दिया, विच आर द ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस टू टेक अ डिसीजन, तो साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब. साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब में क्या है कि बेसिकली किसी भी चीज़ को करने का तरीका हिट एंड ट्रायल अप्रोच के बेसिस पे नहीं है. रेदर देन हमें क्या करना है, साइंस यानी सिस्टमेटिक तरीके से चलना है. साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, मतलब कि हेडिंग भी लिख दिया गया, नॉट अ रूल ऑफ थंब. मतलब रूल ऑफ थंब मतलब आप हिट एंड ट्रायल बेसिस पे नहीं चलोगे, रेदर यू विल अडॉप्ट अ सिस्टमेटिक अप्रोच. क्लियर? तो टेलर ने क्या कहा, टेलर वॉज नॉट इन फेवर ऑफ द रूल ऑफ थंब. ही ऑलवेज वॉन्ट कि बेसिकली हम क्या करें, किसी भी चीज़ को क्या करें, साइंटिफिक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें. तो according to Taylor, there is always one best method to do a task, clear, rather than hit and trial approach. तो टेलर क्या कहते हैं, देयर इज ऑलवेज वन बेस्ट मेथड टू डू अ टास्क रेदर देन हिट एंड ट्रायल अप्रोच. बिकॉज क्यों उसने हिट एंड ट्रायल अप्रोच को क्यों नहीं उसने अडॉप्ट किया, बिकॉज रूल ऑफ थंब may not be effective for all the situation. ये तो ज़रूरी नहीं है कि हर सिचुएशन के लिए आपका जो रूल ऑफ थंब हो वो इफेक्टिव हो. क्लियर? तो हम क्या मानते हैं कि टेलर ने क्या कहा कि एक बेस्ट मेथड है. अब ये बेस्ट मेथड हमें कैसे मिलेगा? दिस बेस्ट मेथड कैन बी डेवलप्ड बाय साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस. हम साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस के साथ इस मेथड को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, एंड विल फॉलो दैट वे. और हम उसी मेथड को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं टू डू द टास्क. किसी भी काम को करने के लिए हम उस तरीके को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं. क्लियर? एंड इवन टेलर बिलीव दैट even
a small activity या small production activity should also be done with scientific way. क्लियर? और अगर हम छोटे से छोटा काम भी एक साइंटिफिक तरीके से करेंगे, इट विल रिजल्ट इनटू सेविंग द टाइम, हमारा टाइम सेव हो जाएगा, एनर्जी सेव हो जाएगी एंड एफर्ट सेव हो जाएंगे. क्लियर? नाउ द सेकंड प्रिंसिपल जो टेलर ने हमें दिया, दैट वाज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. हार्मनी होते हैं मिलके रहना, ठीक है. डिस्कॉर्ड मतलब हमने लड़ाई झगड़े नहीं करने. वी ऑल नो दैट कि जो मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स आर अ लिंक बिटवीन, किस में लिंक होते हैं मैनेजर्स? ओनर्स एंड वर्कर्स में. क्लियर? एंड मैनेजर्स हैव टू गेट वर्क डन थ्रू वर्कर्स, और उसने वर्कर्स से क्या करवाना है? काम करवाना है. एंड देयर मे बी अ चांसेस ऑफ क्लास कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े के चांसेस क्या हो सकते हैं? यहाँ पे हो सकते हैं. तो इसलिए हम ये बिलीव करते हैं कि हमें हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजर्स होने चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़े होने चाहिए. तो इसमें बेसिकली ये प्रिंसिपल है क्या? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड मीन्स देयर शुड बी हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट एंड बोथ शुड रियलाइज ईच अदर इम्पॉर्टेंस. क्लियर? अकॉर्डिंग टू टेलर, there should be harmonious relation between workers and management. वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में क्या होनी चाहिए? हार्मोनियस रिलेशनशिप होनी चाहिए. एंड बोथ शुड रियलाइज ईच अदर इम्पॉर्टेंस, और उन्हें एक दूसरे की इम्पॉर्टेंस क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए हर किसी को. लेकिन मैनेजमेंट को भी ये होना चाहिए कि विदाउट वर्कर्स वो नहीं सर्वाइव कर सकते, एंड वर्कर्स को भी पता होना चाहिए कि विदाउट मैनेजमेंट वो भी सर्वाइव नहीं कर सकते. दैट मीन्स प्रोस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉयर कैन नॉट एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम unless it is accompanied by prosperity of the employees. जब तक एम्प्लॉयज़ की प्रोस्पेरिटी नहीं होती है तब तक एम्प्लॉयर की प्रोस्पेरिटी भी नहीं हो सकती. अगर हम अपनी वर्कर्स का नहीं सोचेंगे तो हम अपना भी भला इन द फ्यूचर नहीं कर सकते फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो हमें वर्कर्स के लिए भी क्या करना चाहिए? फोकस करना चाहिए. एंड फॉर दिस कि प्रोस्पेरिटी कैन नॉट एग्जिस्ट और हमें हार्मोनियस रिलेशनशिप रखनी चाहिए, टेलर फोकस्ड ऑन mental revolution. This is one of the very important point, mental revolution. What is mental revolution? Transform the thinking. Transform करना the thinking of both the workers and management. वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों की थिंकिंग को आपने क्या करना है? ट्रांसफॉर्म करना है. कि इसका मतलब क्या है? कि मैनेजमेंट वर्कर्स के लिए सोचे. कैसे वर्कर्स के लिए सोचे? मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन विद द वर्कर्स. जो बेनिफिट हुए हैं उन्हें वर्कर्स के साथ क्या करना चाहिए? शेयर करना चाहिए. और दूसरा, वर्कर्स शुड नॉट गो ऑन स्ट्राइक. उनको भी स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहिए. अब आपको इसके लिए ना एक जापानीज वर्क कल्चर है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जापानीज वर्क कल्चर में क्या है
कि जब जापान में ना कोई भी वर्कर स्ट्राइक पे जाते, इंस्टेड कि वो, हमारे यहाँ पे क्या होता है इंडिया में, जब हम स्ट्राइक पे जाते हैं तो हम काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन जापान में जब वर्कर्स स्ट्राइक पे जाते हैं दे वियर द ब्लैक बैजेस, वो ब्लैक बैज पहनते हैं और उसके बाद वो स्ट्राइक पे जब जाते हैं तो वो ज़्यादा काम करते हैं। तो जब ज़्यादा काम करते, कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को ज़्यादा काम नहीं करने देता, ना कि थकने नहीं देता, क्योंकि उनकी हेल्थ इफेक्ट होती है। तो वहाँ पे जापानीज वर्क कल्चर इज हैविंग अ पेरेंटलिस्टिक अप्रोच, दैट मीन्स व्हेन एवर वर्कर गो ऑन अ स्ट्राइक दे वियर अ ब्लैक बैज एंड वर्क मोर देन द नॉर्मल वर्किंग आवर, ताकि वो सिंपैथी गेन कर सके अपनी मैनेजमेंट की। तो यहाँ पे हारमोनियस रिलेशनशिप होने चाहिए कि हम आपके लिए सोच रहे हैं लेकिन आप हमारे लिए नहीं सोच रहे। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो मैनेजमेंट होती है वो वर्कर्स को जो उनकी डिमांड्स होती है अगर रीजनेबल है तो उन्हें वो पूरा करती है। तो यहाँ पे क्या है, हारमोनियस रिलेशनशिप होनी चाहिए, हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड। मैनेजर्स दे आर द लिंक बिटवीन द ऑनर एंड द वर्कर्स एंड देयर मे बी चांसेस ऑफ द क्लास कन्फ्लिक्ट। तो टेलर ने कहा कि हारमोनियस रिलेशनशिप होनी चाहिए वर्कर्स और मैनेजमेंट में, और दोनों को एक दूसरे के इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। एंड जो एम्प्लॉयज़ की प्रॉस्पेरिटी है या एम्प्लॉय की प्रॉस्पेरिटी है वो कभी भी एम्प्लॉय के बिना नहीं हो सकती, एक दूसरे के बिना आप अधूरे हो। अगर मैनेजमेंट है वर्कर्स नहीं है, नो नीड नो यूज़। तो अगर वर्कर्स है मैनेजमेंट नहीं है तो कैसे काम होगा। एंड टेलर ने फोकस किया था मेंटल रेवोल्यूशन के ऊपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड व्हाट इज मेंटल रेवोल्यूशन, दैट मीन्स ट्रांसफॉर्म द थिंकिंग ऑफ बोथ द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। दोनों की थिंकिंग को चेंज करने की ज़रूरत है कि हम तो कर लेंगे वर्कर्स के बिना, नो, यू आर नथिंग विदाउट द वर्कर्स। और वर्कर्स ये सोचे कि विदाउट मैनेजमेंट दे आर ऑल, मतलब दे आर द वन जिसके बेस पे काम होता है, नो, अगर मैनेजमेंट नहीं है तो योर एफर्ट विल बी नॉट इन अ प्रॉपर डायरेक्शन। तो मैनेजमेंट को गेन करने चाहिए, गेन को शेयर करना चाहिए विद द वर्कर्स, और वर्कर्स को भी स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहिए, जिसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, जापानीज वर्क कल्चर। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये प्रिंसिपल एक्सटेंशन है ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इट इज एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसका मतलब क्या होता है कि हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है। तो यहाँ पे क्या है कि कंपटीशन जो है वो नहीं होना चाहिए बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, कि कंपटीशन करते हैं, ऑनर को दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, मैनेजमेंट दिखा रही है हम बहुत काम करवा रहे हैं, वर्कर्स दिखा रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ द कंपटीशन, ठीक है, इट शुड बी, कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन। एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके ना ऑनर्स को काम करके दिखाओ, ठीक है। एंड बोथ शुड रियलाइज दैट, both should realize that they need each other, क्लियर। और इसमें क्या होता है कि जो मैनेजमेंट है ना, जब वर्कर्स उन्हें कुछ आइडियाज दे रहे हैं तो उनके तब अपने कान बंद मत करो, उनको सुनो कि व्हाट दे आर सेइंग, और ऐसे आइडियाज, ऐसे सजेशंस जिससे कंपनी को फायदा पहुंच रहा है, कॉस्ट कम हो रही है, उसे रिवॉर्ड देना चाहिए, क्लियर। एंड इवन बिफोर टेकिंग एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन यू शुड कंसल्ट योर वर्कर्स। तो यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर to the constructive suggestions made by employees and should reward those suggestions, उन suggestions को reward देना चाहिए which result in cost reduction, जिससे कॉस्ट क्या हो जाए, कम हो जाए। उन सजेशंस को क्या करना चाहिए, रिवॉर्ड देना चाहिए। एंड इवन टेक द वर्कर्स इनटू कॉन्फिडेंस बिफोर टेकिंग इम्पॉर्टेंट डिसीजन, क्लियर।
आ गया समझ? इसमें भी सेम वही है कि वर्कर्स को स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहिए, अनरीजनेबल डिमांड नहीं करनी चाहिए, एंड देयर शुड बी ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम, प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए ताकि वर्कर्स अपने आइडियाज, अपनी सजेशन, अपनी प्रॉब्लम्स को क्या कर सके, आपको बता सके. डन. एंड द लास्ट प्रिंसिपल, दैट इज फोर्थ प्रिंसिपल, डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल to his or her greatest efficiency. मतलब जो वर्कर्स है उनको क्या करना चाहिए, आपने मतलब कि डेवलप करना है, उनकी नॉलेज को डेवलप करना है. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्कर्स की डेवलपमेंट के ऊपर भी क्या करती है, फोकस करती है. और वर्कर्स कब डेवलप होंगे, जब उनको ट्रेनिंग मिलेगी. तो ट्रेनिंग इज एसेंशियल टू लर्न बेस्ट मेथड. अगर आप चाहते हो कि आपके वर्कर्स अच्छे तरीके से डेवलप करें, बट यू नीड टू गिव देम ट्रेनिंग. आपको उनको क्या देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी. इज इट क्लियर? देन हर पर्सन को, टेलर का एक और बिलीव था, टेलर बिलीव दैट द कंसर्न फॉर एफिशिएंसी, कि अगर आप चाहते हो कि एफिशिएंट हो आपके वर्कर्स, वेस्टेज ना करें, द कंसर्न फॉर एफिशिएंसी स्टार्ट्स फ्रॉम सिलेक्शन प्रोसेस. हमने उन्हीं एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करना है जो क्या हो, बेस्ट हो, जो मतलब कि जिनके अंदर नॉलेज गेन करने की पावर हो, जिनका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जा सके हम, कि जिससे हम ये देख सके कि वो मेंटली कितने कैपेबल है, फिजिकली कितनी कैपेबल है टू लर्न द न्यू स्किल्स. तो यहाँ पे क्या है, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी. अगर आप एफिशिएंसी को इंक्रीज करना चाहते हो, यानी वर्कर्स कम टाइम में ज़्यादा अच्छा काम करें, दे शुड बी गिवन रिक्वायर्ड ट्रेनिंग. हमें उन्हें क्या देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी. क्लियर? सो दैट दे आर एबल टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर, एंड देन दे विल अर्न द गुड फॉर द देमसेल्फ एंड देन फॉर द कंपनी ऑल्सो. दिस विल इंश्योर दैट, कि अगर वो ट्रेनिंग करेंगे, दिस विल इंश्योर दैट देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, क्योंकि उन्होंने काम सीख लिए, तो इट विल इंश्योर दैट देयर ग्रेटेस्ट efficiency and prosperity of both the workers and